एशिया कप 2025 का मैच नंबर 5 की बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा अबू धाबी के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। तो वहां की पिच होगी कैसी आज के इस मैच के लिए, जबकि आज के इस मैच में जो दोनों टीमें खेल रही हैं उनको कंपाइल करके किस तरह से हमारी वो 6 टीमें बनेंगी जिसके दम पर हम उस फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में जाकर के ज्वाइन कर पाएंगे और अच्छी खासी विनिंग भी कर पाएंगे। जानने के लिए आपको पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देखना है, जहां पर आपको ये क्लियर कट आपको मैं बता दूंगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया कि एक तो कैसी पिच है और साथ ही साथ दोनों टीमों की तरफ से जितने भी प्लेयर्स प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे उन प्लेयरों को आपको अपनी जो 6 टीमें बनानी है उसमें से कितनी कितनी टीमों में लेकर के जाना है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा। मैच होगा 13 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से। और अभी तक इस मैदान के ऊपर 2 मुकाबले टोटल खेले जा चुके हैं इसी एशिया कप के अंदर। और उन दोनों मुकाबलों में हमने क्या देखा कि सेम पिच यूज की गई और उन दोनों मैचेस में जो सेम पिच यूज की गई उसमें जब सेकंड मैच यहां पर स्टार्ट हो रहा था तो कुछ इस तरीके से पिच देखने को मिली जिसको क्लोज जाकर के अगर आप देखें तो इसमें हल्के फुल्के क्रैक्स देखने को मिले थे कि जो कि गेंद को थोड़ा बहुत फंसा रहे थे। लेकिन चूंकि अच्छी खासी कवरिंग ऑफ ग्रास यहां पर जरूर है तो उसकी वजह से जो था गेंद जो थी क्रैक में पड़े या ना पड़े उसके बावजूद होल्ड कर रही थी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था। और उसी में एक और चीज अगर आप इंक्लूड कर देते जो ग्रीन पैचेस ऑफ ग्रास थोड़ी बहुत यहाँ पर है उस पर गेंद लैंड करती है। तो खास करके जब नई गेंद होगी पावर प्ले के 6 ओवर के दौरान वहां पर चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो हल्की फुल्की मूवमेंट यहाँ पर तेज गेंदबाजों को देखने को मिली। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रास कवरिंग है जहां पर डेड ग्रास थी वहां पर भी गेंद होल्ड कर रही थी, क्रैक्स की वजह से तो गेंद थोड़ी बहुत हिल डुल रही ही थी। और इसी वजह से जो हमने पहले मैच में देखा और इवन सेकंड मैच में भी देखा कि जो यहाँ पर पिच में क्रैक्स थे उसकी वजह से और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेम पिचेस यूज की गई दोनों मुकाबलों में और बड़ी बाउंड्रीज भी यहाँ पर होती है तो चौके छक्के लगाना इतना आसान होता नहीं। तो यहाँ पर बैटिंग करना या प्ले स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक प्ले करना यहाँ पर बहुत आसान होता है नहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और जो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी इस मैच के स्टार्ट होने के पहले वो होगा वेदर का फोरकास्ट या वेदर अपडेट कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप यहाँ पर दिन के मुकाबले में हुआ है जब यह मैच स्टार्ट हो रहा है। तो उस टाइम पर अगर वो डिफरेंस 10 से 12 डिग्री का होगा तो सेकंड इनिंग में ओस आने की संभावना होगी। तो कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीत करके सेकंड बैटिंग करना चाहेगी, वरना कोई भी टीम यहाँ पर टॉस जीत करके पहले बैटिंग ही करेगी, जो कि हमने पहले दोनों मुकाबलों में देखा भी जहां पर ओस आई नहीं क्योंकि वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ नहीं। चूंकि दिन के दौरान पूरे दिन के दौरान अगर हम बात करें तो आसमान पर हल्के फुल्के बादल बने रहे और टेम्परेचर ड्रॉप जो हुआ भी वो 2 से 3 डिग्री का ही हुआ। तो ये देखना काफी जरूरी होगा जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करके रखेंगे तो ये वेदर के बारे में जो अपडेट होगा वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी जो 2 मुकाबले खेले गए इसी एशिया कप के इस मैदान पर उसमें हमने पहले वाले मैच में देखा हांगकांग के खिलाफ अफगानिस्तान ने बहुत ही आसानी से मैच को जीता। सेकंड वाले मैच में हांगकांग की टीम ने जबकि बैटिंग अच्छी करी 143 रन बना दिए लेकिन उसको भी बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से चेस कर दिया और उसमें लिटन दास जो उनके कप्तान उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। और दोनों मैचेस के पहले 6 ओवर जो अगर आप देखें पावर प्ले के जो आपको मैंने कहा था कि जो ग्रीन पैचेस हैं इस पिच के ऊपर वो थोड़ी बहुत हेल्प देते हैं पेसर्स को। और दोनों मैचेस के चारों जो पावर प्ले के 6 ओवर रहे उसमें आप देख सकते हैं कि जम करके विकेटें गिरी। लास्ट वाले मैच में दोनों इनिंग्स में 2-2 विकेटें और पहले वाले मैच में हालांकि उसमें हांगकांग की टीम के 4 विकेटें गिर गई थी लेकिन उसमें अफगानिस्तान की भी 2 विकेटें गिरी थी। ये चीज कॉमन देखने को मिली हमको अभी तक के दोनों मैचेस में। बाकी ये चीज आपको मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन शुरू में कर भी दिया था। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर्स भी यहाँ पर गेम में आएंगे। हालांकि 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड यहाँ पर ऐड मैंने कर रखे हैं, अगर आप चाहें तो देखिए, लेकिन उसकी उतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बाकी पिछले 6 मैचेस में 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें यहाँ पर मैचेस जीती हैं। लेकिन अगर ये चीज ओस गिरेगी तो ही ऐसा होते दिखाई पड़ेगा जो कि आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। बाकी स्पिन को 12 और पेस को 46 विकेटें मिली हैं जिसको अगर आप स्पिन इनिंग के हिसाब से देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने एक चीज आपको और बताया था ना कि वेदर के बारे में जानना जरूरी होगा, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा टॉस के बाद। और उसके साथ साथ अपनी मेरी जो 6 टीम फाइनल बनेगी आज के इस मैच की वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। और इवन ये भी देखना जरूरी होगा कि लगातार तीसरे मैच में क्या सेम पिच यूज होगी या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक मिलेगा। तो सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए जहां पर आपको फाइनल 6 टीम में मिलेगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो एक मैच बांग्लादेश की टीम खेल भी चुकी है इसी मैदान पर आपने पीछे देखा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 था
जिसमें बॉलिंग जो इनके कुल टोटल 5 बॉलर्स ने करी पूरे 4-4 ओवर, जिसमें देखने को मिला कि मेहदी हसन ने भी पावर प्ले का 1 ओवर किया, उसके बाद मिडिल ओवर्स करे। बाकी तस्कीन अहमद ने 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के किए। तंजीम हसन साकिब ने भी 2 ओवर पावर प्ले के, 1 मिडिल में या इवन 2 ओवर मिडिल में किए। मुस्तफिजुर ने 2 ओवर डेथ में, 1 मिडिल में, 1 पावर प्ले में किया। रिशद हुसैन ने मिडिल ओवर्स में मिलाकर किया और 1 ओवर डेथ का मिलाकर के टोटल 4 ओवर करे। तो किसने किस किस ओवर में, नंबर ऑफ ओवर में आकर के बॉलिंग करी, वो भी डेटा आपके सामने है। बाकी बेंच तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। और उसके बाद इनका T20 करियर अगर आप देखने जाएं कि क्या एक्सपीरियंस लेकर के ये बांग्लादेशी प्लेयर्स आते हैं, तो वो भी आपके सामने है। जिसमें देखना क्या है आपको सबसे ध्यान से इस वीडियो को रोक करके यहीं पर वो चीज़ आपको ये देखनी है कि जैसे तंजीद हसन इनके जो बैटर हैं ओपनर 31 T20 मैच खेल चुके हैं, 738 रन है, 27 का बैटिंग एवरेज है। लेकिन ये जो बैटिंग एवरेज है पहली इनिंग की बैटिंग में 18 का है, सेकेंड इनिंग के अंदर 32 का है। और वहीं पर अगर आप परवेज हुसैन इमोन का देखेंगे तो इनका पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 31 है, तो सेकेंड इनिंग का 15 है, जो निश्चित तौर पर इन दोनों के करियर के बारे में बताता है कि परवेज हुसैन इमोन ज्यादातर रन पहली इनिंग में बनाते दिखाई पड़े हैं, वहीं पर तंजीद हसन सेकेंड इनिंग में ज्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बैटर्स का भी बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का जरूर देखिए। और इवन बॉलर्स का स्ट्राइक रेट है इनिंग की बेसिस पर, जिसमें आपको दिखाई पड़ता है कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी 1 विकेट निकालने में, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, ऑन एन एवरेज जो भी पूरा करियर रहा है उसके अंदर। जिसमें पहली इनिंग में जितनी विकेटें ली उसके लिए जितनी बॉलें फेंकी, सेकेंड इनिंग में जितनी विकेटें ली पूरे करियर के दौरान उसके लिए जितनी बॉलें फेंकी, डिवाइड करके वो एवरेज यहाँ पर निकलता है आपका। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग पाएगा, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस किसी बॉलर को लेकर के है नहीं, सिर्फ सोरिफुल इस्लाम है जो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। तो ये डेटा और इनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हर एक बांग्लादेशी प्लेयर का आप देखिएगा। आप सब कुछ को तो आपको पढ़ के सुनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, लिखा ही हुआ है आपके सामने, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो कि ये टीम पहला मैच खेल भी चुकी है ऑलरेडी, और उस पहले वाले मैच में हमने क्या देखा कि इनके दोनों ओपनर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, स्कोर को चेज ही करना था इनको। और आपने पीछे पिच रिपोर्ट में देखा हांगकांग के 143 के स्कोर को चेज करना था। उसके बाद लिटन दास ने शानदार 59 रन बनाए और उसके बाद तौहीद हिरदोई ने 35 नाबाद की पारी, हालांकि इसके लिए इनको 36 गेंदें लगी। और इन दोनों की जो पारी रही थी जिसमें लिटन दास ने तो काफी तेज शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान स्ट्रोक्स खेलना बिल्कुल आसान दिखाई नहीं पड़ रहा था। और उसी का रीजन था कि तौहीद हिरदोई को भी ये 35 रन बनाने में 36 गेंदें लग गई। हालांकि स्कोर भी इतना बड़ा था नहीं कि उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इनको रिस्क लेने की जरूरत पड़ती, लेकिन जो चीज़ आपको पिच के बारे में मैंने बताया ना वो तो कम से कम देखने को मिला। और उसके बाद जाकिर अली बिना खाता खोले नॉट आउट रहे, समीम हुसैन की बैटिंग बॉलिंग आई नहीं, मेहदी हसन ने बॉलिंग करी लेकिन विकेट नहीं मिला, पूरे 4 ओवर करे थे, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी रिशद हुसैन ने 2 विकेट ली, तस्कीन अहमद ने, तंजीम हसन साकिब में भी 2 विकेट लिया, मुस्तफिजुर बिना विकेट लिए रह गए यानी कि विकेटलेस गए। और इस मैच के दौरान भी, आज के इस मैच के दौरान भी जब अपनी 6 टीमें बनेंगी, जो पहले मैच में परफॉर्मेंस रही और इवन इसके पहले का भी जो फॉर्म रहा, और इसमें अगर आप पीछे करियर का पूरा एक्सपीरियंस इंक्लूड कर दें, इनिंग के बेसिस पर जो डेटा था उसको भी ध्यान में रखें, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो आज के इस मैच में भी जब अपनी 6 टीमें बनाएंगे ना, तो उसमें लिटन दास एक प्लेयर होंगे, दूसरे प्लेयर रिशद हुसैन होंगे, तस्कीन अहमद होंगे, तंजीम हसन साकिब होंगे। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के हैं। जो 6 टीमें आपकी बनेंगी उसमें 4 से 5 टीमों में ये चारों प्लेयर आपके होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्लेयर बचे हैं, जैसे आपको मैंने कहा था कि तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक इनिंग में ज़्यादा बेटर करते हैं दोनों, उसमें तंजीद हसन सेकेंड इनिंग में थे, परवेज हुसैन पहली इनिंग में थे। तो ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए 2-2 टीमों में इन दोनों को आप इंक्लूड कर सकते हैं इनिंग के बेसिस पर। और उसमें उसके बाद तौहीद हिरदोई ये भी कम से कम 3 से 4 टीमों में आपके होने चाहिए। उसमें मैटर नहीं करता कि पहली इनिंग की बैटिंग है चूंकि सेकेंड इनिंग की बैटिंग है, चूंकि दोनों बार इनकी बैटिंग आने के चांसेस पूरे हैं, जहां पर ये 3 से 4 टीमों में आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर एक रोल प्ले करेंगे। और अगर आपने परवेज हुसैन इमोन और तंजीद हसन को कम अपनी टीम में जगह दिया है, ज़्यादा टीमों में रखा नहीं है, 1 या 2 टीमों में ही रखा है, तब उस कंडीशन में और स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो जाकिर अली भी आपके 2 से 3 टीमों में जरूर आ सकते हैं। और उसमें अब देखना ये भी पड़ेगा कि समीम हुसैन का क्या बैटिंग ऑर्डर इतना ही नीचे रहेगा या थोड़ा सा ये ऊपर प्रमोट होते हैं, क्योंकि इनके बॉलिंग के भी चांसेस बनेंगे। ऑफ स्पिनर हैं, ये कभी कभार कर देते हैं बॉलिंग, तो ये भी एक ट्रम्प आज के इस मैच में रहेंगे, जहां पर आप निश्चित तौर पर कोई एक ऐसी टीम बनाइए, 1 या 2 टीम जहां पर ये दोनों के दोनों ओपनर ना हो, तब समीम हुसैन हो, चूंकि तब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी बैटिंग भी आए और उसमें बॉलिंग भी अगर कर गए तो निश्चित तौर पर एक प्लस पॉइंट है। और बाकी मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो कि 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आपके आएंगे। तो उम्मीद करूंगा अगर आपने ध्यान से सुना वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा आपका कि कौन से प्लेयर कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से कितनी टीमों में आपके जगह बना पा रहे हैं। बाकी जो बेंच है
उसमें से अगर कोई प्लेयर बेंच पर से प्लेइंग 11 के अंदर आता है तो जिसकी जगह पर आएगा उसका वही रोल होगा, वो उतनी ही टीमों में होगा। तो ये चीज़ आपको समझ करके काफ़ी हद तक देखना पड़ेगा। तो ये था रीसेंट फॉर्म और उसकी बेसिस पर प्लेयर सिलेक्शन का प्रोसेस, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़ों को भी ऐड करें तो जब बांग्लादेश की टीम खेलती है श्रीलंका के खिलाफ तो तंजीद हसन के 4 मैच में 57 रन है, 73 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। इसके अलावा परवेज हुसैन इमोन के 3 मैच में केवल 38 रन है। इसके अलावा लिटन दास के 10 मैच में 252 रन है, 25 का एवरेज है। तौहीद हिरदोई के 7 मैच 148 रन है, 29 का एवरेज है। और इवन जाकिर अली के भी नंबर देख लीजिए, समीम हुसैन के 3 मैच 62 रन है, 1 विकेट है। और इवन मेहदी हसन के भी 7 मैच केवल 6 विकेटें हैं। तो यहाँ तक की पूरी इनकी जो लाइनअप है ना, देखेंगे तो नंबर्स या तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है या तो बिलो द एवरेज ही है। तो निश्चित तौर पर सामने की टीम की बॉलिंग काफ़ी बेहतर करती रही है इस टीम की पूरी बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन उसी में बॉलर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो रिशद हुसैन के 7 मैच पर 10 विकेटें हैं, तस्कीन अहमद के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, लेकिन तंजीम हसन साकिब के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। लेकिन मुस्तफिजुर के 15 मैच में 19 विकेटें हैं और बाकी बेंच के जो प्लेयर्स उनके भी नंबर आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस टीम की बैटिंग से अगर आपको करेंगे निश्चित तौर पर, और खास करके टॉप ऑर्डर के जो ओपनर्स हैं ना, तो शायद आपसे धोखा हो। तो एक ही 2 टीमों में इसी वजह से आपको मैंने सजेस्ट भी किया था कि उन दोनों ओपनरों को आपको जगह देनी है। और उसके बाद वेन्यू का डेटा भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें ये जो एक मैचों का डेटा वो पिछले ही मैचों का स्कोर है। लिटन दास यहाँ पर 3 मैच 52 रन बना चुके हैं, पिछले मैच में 59 का हाईएस्ट स्कोर बनाया। मेहदी हसन के 3 मैच में केवल 1 विकेट है, 38 रन है। बॉलर्स जरूर यहाँ पर अच्छा करते रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ करके, तो इसी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को भी आपको मैंने ज़्यादा वरीयता देने को कहा नहीं कि हर एक टीम में आप इनको रखिए। एक्चुअली मैंने आपको यही बताया कि 3 टीमों में उनको, तो 3 टीमों में मेहदी हसन को रखिए। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें तो ये एक ऐसी टीम है जहां पर आप वीकनेसेस देखते हैं ना, जैसे तंजीद हसन हो गए, बिनुरा फर्नांडो पर 1 बार 2 बार, नुवन थुसारा पर आउट हो चुके हैं। कमजोरी इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी है, 4 बार विकेट दे चुके हैं 51 गेंद पर 55 रन बना करके। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ और इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ जो दिक्कतें इनको रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। और अगर आप मैं कॉमनली कहूँ ना, तो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो और उससे भी बेहतर लेग स्पिनर, तो खास करके कोई अगर सामने की टीम में है तो 100% आपकी टीम में ना सिर्फ होना चाहिए, इवन कप्तान वाइस कप्तान भी होना चाहिए। और खास करके जब अबू धाबी की पिच हो, जहां पर अब देखने को मिल रहा है कि स्ट्रोक्स खेलने आसान है नहीं, और अगर यूज्ड पिच हुई तब तो निश्चित तौर पर 100% कप्तान होना चाहिए, क्योंकि लेग स्पिन के खिलाफ ये टीम बहुत बेहतर खेलती नहीं, ओवरऑल स्पिन ही अच्छा नहीं खेलती, लेकिन लेग स्पिन उसमें खास करके, जिसमें परवेज हुसैन इमोन जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, नुमान तुषारा की 6 गेंद पर 2 बार, महीश तीक्ष्णा की 6 गेंद पर 1 बार, ऑफ स्पिन पर भी 4 बार आउट हो चुके हैं। तौहीद हिरदोई को बात कर लें तो लेग स्पिनर वारिंदु हसनगा की 9 गेंद पर 27 रन बना करके 1 बार, बाकी दसुन सना का बिनुरा फर्नांडो, नुमान तुषारा पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी काफी बुरी तरह फंसते हैं, 6 बार आउट हुए हैं 67 गेंद पर 80 रन बना करके। ठीक उसी तरह से लिटन दास के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह कम से कम क्लियर होता है कि जितने भी बॉलर सामने की टीम में है ना, किसी के खिलाफ आंकड़े सभी टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ अच्छे हैं नहीं, और यही आपने रिफ्लेक्शन हेड टू हेड के स्टैट्स में भी देखा था। और बाकी नंबर्स यहाँ पर आप बाकी लोअर ऑर्डर के बैटर्स का भी देख सकते हैं प्लेयर बैटल में, और वही इसका कंक्लूजन है कि स्पिन में लेग स्पिन बॉलिंग के खिलाफ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ भी निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, राइट हैंडेड बैटर्स की बांग्लादेश की तरफ से जो खेलते हैं, और लेफ्ट हैंडर्स जो हैं उनको राइट आर्म ऑफ स्पिन पर दिक्कतें होती हैं। और वैसे बॉलर्स अगर आप देखें तो इनके पास कामिंदु मेंडिस जैसा एक बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, और इसी वजह से आज के इस मैच में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं एज ए कैप्टन। और उसमें लेग स्पिनर की जो मैं बात कर रहा था तो वारिंदु हसरंगा की भी वापसी हो रही है। फिलहाल ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस टीम की तरफ से। बाकी ऑफ स्पिनर स्पेसिफिक एक महीश तीक्ष्णा तो है ही, हालांकि टर्न कराने के लिए नहीं जाने जाते, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। और बाकी प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस, बाकी का बैटिंग ऑर्डर जिसमें कामिल मिश्रा ने अभी रिसेंट में 2 मुकाबले खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, श्रीलंका की तरफ से लास्ट वाले मैच में शानदार 73 रन की नाबाद पारी खेल दी थी। बाकी इनका बेंच पावर प्ले डेथ ओवर के जो बॉलर्स एक्सपेक्टेड हैं उनके नाम भी आप देख सकते हैं, जिसमें दुष्मंता चमीरा ने भी रिसेंटली बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी जिम्बाब्वे के खिलाफ। और बाकी जैसे आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स का पूरा करियर देखा था ना कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और इनिंग के बेसिस पर उन लोगों ने क्या किया है अभी तक अपने करियर में, वो डेटा भी आप यहाँ पर जरूर देखिए और उसको ध्यान से देखिए। जैसे नुमान तुषारा का अगर आप देखें ना तो 22 मैच में 30 विकेटें हैं। पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान इनको ऑन एन एवरेज 17 गेंदें लगती रही हैं अभी तक विकेट निकाले में एक, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग में केवल 10 गेंदें, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। और इसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें श्रीलंकन प्लेयर्स का, तो इनका पहला मैच है इस एशिया कप का, तो निश्चित तौर पर उसमें देखेंगे तो प्रथम निशंका, जैसा कि अभी आपको ने बताया ना, इसके पहले जिम्बाब्वे के दौरे पर गई थी श्रीलंका की टीम, सीरीज हुआ था वनडे और T20, और उसमें बहुत ही कमाल के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई पड़े थे प्रथम निशंका। लगातार बैक टू बैक शानदार पारियां खेली थी, जबकि कुशल मेंडिस ये बहुत बड़ी पारियां तो खेलने में कामयाब नहीं रहे, केवल एक
77 की बेहतर पारी आई थी, लेकिन लगातार देखने को मिला था कि फॉर्म में है और प्लस ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो उसके भी पॉइंट्स और निश्चित तौर पर बॉलिंग सामने की टीम की अच्छी है, ये श्रीलंकन टीम की, तो चांसेस भी बनेंगे विकेट कीपिंग के पॉइंट्स बनाने के। और उसके बाद आते हैं काबिल मिश्रा, कुशल परेरा, चरित असलंका, ये इस मिडिल ऑर्डर के ये 3 खिलाड़ी, जिसमें अगर आप देखें तो काबिल मिश्रा और कुशल परेरा तो ज़्यादा कंसिस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे नहीं। लास्ट मैच 46 नाबाद की पारी है, लेकिन काबिल मिश्रा की बात करें तो अभी लास्ट मैच 73 नाबाद की शानदार पारी खेल करके आए हैं। डोमेस्टिक सीजन भी काफ़ी अच्छा गया है, और उसमें चरित असलंका को भी इंक्लूड कर दें तो रिसेंटली, हालांकि लास्ट मैच बॉलिंग इन्होंने करी है, लेकिन ये चीज़ आप कंफर्म नहीं कर सकते कि किस मैच में बॉलिंग करेंगे किस मैच में नहीं। और खास करके अगर टॉप ऑर्डर बेहतर फॉर्म में हो तो चूंकि इनके बैटिंग के आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और रिसेंट टाइम में ना बहुत अच्छे स्कोर इन्होंने किए भी नहीं है, केवल ये एक 71 रन की अच्छी पारी है। हालांकि स्पिन अच्छी खेलते हैं, ये भी बात एक पक्के तौर पर है, आगे हम देख भी लेंगे कि किसी स्पिन के खिलाफ इनको दिक्कत होती है तो प्लेयर बैटल में आपको दिख जाएगा। लेकिन कामिंदु मेंडिस का देखने को मिला है, ये ज़्यादा प्रेफरेंस इनको मिलती है जब बॉलर चरित असलंका के ऊपर। अभी रिसेंट टाइम में हमने ये चीज़ देखा है, और ये ना सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि गेंद से भी परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं, और उसी में दसुन सनाका कुछ खास रिसेंट टाइम में कर नहीं पाए हैं। वानिंदु फॉर्म जबरदस्त है, और जिस तरीके के बॉलर है लेग स्पिनर, ये चीज़ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसके बाद आते हैं महीश तीक्ष्णा, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो फॉर्म बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। नुआन थुसारा को भी लास्ट के 3 मैच में केवल 2 विकेट है, लेकिन जैसा कि आपने प्लेयर बैटल में भी देखा होगा और इनके आंकड़े ओवरऑल देखे हैं बांग्लादेश के खिलाफ आ गया ना, तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी इनको इंपॉर्टेंस आज के इस मैच में देने वाले हैं। और दुष्मंता चमीरा तो जबरदस्त फॉर्म में थे ही भी रिसेंट टाइम पे, काफ़ी बढ़िया पेस है इनके पास, और उसकी वजह से काफ़ी इनको फेवर भी होता है, स्पिच से भी मदद मिलेगी। लेकिन तो इस वजह से ना, और इवन जो बेंच के प्लेयर्स हैं इनका भी फॉर्म आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो मेरा रहेगा आज की पूरे के पूरे स्क्वाड के लिए कि पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, इसके अलावा यहाँ पर कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दुष्मंता चमीरा, जिस तरीके का रिसेंट फॉर्म इन 5 प्लेयरों का अभी तक रहा है, उसकी बेसिस पर ये 5 के 5 प्लेयर कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके होने चाहिए। और बाकी ये जो 3 मिडिल ऑर्डर के बैटर्स इनके हैं, इनको 2-2 टीमों में, 3-3 टीमों में आपको रख करके रोटेट करके अपनी टीम में जगह देना है। यानी कि ऐसी टीम आपकी जरूर होनी चाहिए कि इन टीम में से 2 प्लेयर तो कम से कम होने ही चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दसुन सनाका को किसी 1 या 2 टीम में आप जगह दे सकते हैं पिच की वजह से। सिमिलरली महीश तीक्ष्णा को भी वही इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नुआन थुसारा एक बड़े टर्म पर रहेंगे आज के इस मैच में, और इनको कोई एक टॉप ऑर्डर का बैटर आप कम करके इंक्लूड सीधे कर सकते हैं। और इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि उसमें आप कुशल मेंडिस या पथुम निशंका को, जो आप मैंने कहा था ना कि 4-4, 5-5 टीमों में रखिए, हो उसमें से किसी एक प्लेयर को, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि 4 ही टीम में रखिए, और उसकी जगह पर प्रेफरेंस आप नुआन थुसारा को दे दीजिए। और उसके अलावा निश्चित तौर पर दुष्मंता चमीरा तो मेन ऑप्शन है ही, और बाकी जो प्लेयर हैं उसमें से अगर कोई खेला तो जिसकी जगह पर भी खेलेगा निश्चित तौर पर उसकी वही इंपॉर्टेंस होगी। तो क्लियर आपको मैंने उम्मीद करूंगा मैंने कर दिया है कि किसकी क्या यूटिलिटी रहेगी आज की इस मैच में जो 6 टीम आपकी बनेगी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ कुशल मेंडिस, पथुम निशंका के आंकड़े हमेशा से शानदार रहे हैं, और इसी वजह से मैं इंपॉर्टेंस दे भी रहा था। फॉर्म भी दोनों का काफी अच्छा है, इनिंग के हिसाब से भी बैटिंग एवरेज आप देख सकते हैं। कामिल मिश्रा खेले नहीं है, कुशल परेरा के भी आंकड़े ओवरऑल 11 मैच 35 का एवरेज है जब भी ये खेलते हैं। और उसके बाद चरित असलंका के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है नहीं, लेकिन बॉलिंग में भी विकेट नहीं है, बल्ले से भी रन नहीं है, लेकिन इसी वजह से आपको मैंने कहा भी था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको ना दे करके देना है आपको कामिंदु मेंडिस को। हालांकि नंबर्स इनके भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन रिसेंट टाइम पे इनको रोल काफ़ी अच्छा मिलता है एज अ ऑलराउंडर, तो इन दोनों में निश्चित तौर पर आप रोटेशन कर सकते हैं। बाकी दसुन सनाका के नंबर भी देखेंगे बहुत एवरेज हैं। वानिंदु के 4 मैच में जैसे एक्सपेक्टेड थे 6 विकेटें हैं, महीश तीक्ष्णा के भी 8 मैच में 6 विकेट है, लेकिन नुआन थुसारा के देख लीजिए 5 मैच में 12 विकेटें हैं, और दुष्मंता चमीरा के 3 मैच में 4 विकेट है, पथिराना के 3 मैच में 4 विकेट है, बिनोरा फर्नांडो, और नीचे यहाँ पर चमिका कोनोरारत्ने के भी नंबर देख सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, नुआन थुसारा का जो 5 मैच में 12 विकेट है ना, इनके करियर के आंकड़े आपको मैंने पीछे क्या बताए थे कि सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट केवल 10 का है, पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट है 17 का, और मतलब समझ में आता है कि सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेटें लेते हैं। सिमिलरली बांग्लादेश के खिलाफ भी इनके आंकड़े देखें तो पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट और खराब है, करियर के भी हिसाब से 24 का हो जाता है, लेकिन सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट देखें तो वो करियर से भी कहीं बेहतर है, केवल 7 का है। तो सेकेंड इनिंग के बड़े खतरनाक बॉलर ये साबित हो सकते हैं आंकड़ों के बेसिस पर। हालांकि पहली इनिंग की बॉलिंग में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आप इनको कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। ये चीज़ें कुछ इनसाइट्स आप ये सारे के सारा डेटा एनालिसिस देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी वेन्यू का भी डेटा आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, इसको रिपीट करने की कुछ खास जरूरत है नहीं, चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। और उसके बाद
प्लेयर बैटल के आंकड़े और वीकनेसेस देखने आए श्रीलंकन बैटर्स की, तो इनको भी स्पिन पर दिक्कतें ओवरऑल होती ही होती हैं। जिसमें प्रथम निशंका लेग स्पिन पर देखें तो कमजोर पड़ते हैं, मेहदी हसन और इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। हालांकि बाकी खिलाड़ियों को फिर भी आप कहेंगे कि फॉर्मेट के हिसाब से काफी बेहतर खेल गए हैं। बाकी कुशल मेंडिस को भी देखेंगे तो ओवरऑल किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ दिक्कत नहीं होती। मुस्तफिजुर ने इनको काफी ठीक ठाक परेशान किया है। इसके बाद कुशल परेरा को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ करके बाकी सभी पर एक एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। काबिल मिश्रा तो पहली ही बार खेलेंगे तो इनका कोई डेटा मिलेगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें चरित असलंका, कामिंदु मेंडिस और दसुन सनाका को, तो इनका कॉमन है लेग स्पिन के खिलाफ काफी दिक्कतें इन तीनों को होती हैं। और इवन इसमें से जो कि लेफ्ट हैंडर है जैसे कामिंदु मेंडिस, तो इनको ऑफ स्पिन पर भी दिक्कत होती है। तो लेग स्पिन जो बॉलिंग है ना, पीछे भी आपने देखा टॉप ऑर्डर बैटर्स का, यहाँ पर भी आप कॉमनली हर एक प्लेयर का आंकड़ा देख लीजिए, लेग स्पिन के खिलाफ काफी दिक्कतें रही हैं। तो रिशद हुसैन जो बांग्लादेश की टीम है ना, इसी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगी आज के इस मैच में, जो ऑलरेडी पहला मैच काफी अच्छा खेल करके आए भी हैं। बाकी ये दो सबसे कॉमन कप्तान कप्तान के ऑप्शन आज के इस मैच आपको दिखाई पड़ेंगे, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज के साथ भी, और सबसे ज्यादा कप्तान ये दोनों दिखाई पड़ेंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शन हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो टॉस के बाद अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, पिच को लेकर के, और उसके साथ साथ मेरी जो 6 टीम बनेगी, वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे जरूरी है। खुद की टीम बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अब मेरी टीम लेने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, जैसे आपको मैंने बताया। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं। नमस्कार।